अमेरिका के लिए ये यकीनन बेहतर है, इसका मुझे अंदाजा है कि ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों ना लड़ पाए? इसलिए कि अगर ये लड़ेंगे हो सकता है कि ये जीत जाए। अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं है कि यूरोप रूस के कंट्रोल में रहे, तो वो रूस के कंट्रोल से यूरोप को हटाओ। उसके नतीजे में क्या होगा? ये होगा कि रूस अपनी गैस यूरोप को नहीं बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा तो उसका नुकसान होगा। वो नहीं हुआ क्योंकि वो गैस और जगह और कीमतों पे बिक गई। लेकिन क्या ये आखिरी खेल हो चुका है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं, क्योंकि उनसे हमें हर संडे को बहुत सी चीजें दुनिया में जो वाकयात होते हैं उस पर एक खास तजर्बात के साथ जो ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं वो हमें बहुत कुछ हम सीखते हैं उससे। अभी जो आज जो इश्यूज हैं वो कई अहम इश्यूज हैं। एक तो ये कि अमेरिका में जो जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमला हुआ था, आखिरी दिनों में ट्रंप के यानी हुकूमत थी लेकिन वो हार चुके थे। उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके बाद नतीजा ये आया है कि अब के बाद ट्रंप को कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का इख्तियार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ट्रंप अब तक ये इशारा दे रहे थे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले वक्त में क्या होगा ये समझने की बात है। दूसरे ये कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की पहली बार जंग शुरू होने के बाद मुल्क से बाहर गए हैं और अमेरिका में जाकर के जो बाइडेन से मिले हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्हें बहुत से भरोसे दिए हैं। वो क्या कुछ है? क्या ये जंग खत्म होने की तरफ कोई इशारा है या ये जंग बढ़ाने की कोई तैयारी है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे ये कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने से एक तरह से पाबंदी लगा दी है और उस पर रिएक्शन है बहुत से मुल्कों का, यूनाइटेड नेशन का, यूएसए का, मुख्तलिफ मुल्कों का अलग अलग तरीके से। लेकिन यूनाइटेड नेशन का कहना है कि मुस्लिम मुल्कों को तालिबान के इस फैसले के सख्त खिलाफ आना चाहिए। इस पर बात करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है हाल ही में, कुछ महीने पहले तालिबान ने अमेरिका ने दावा किया था कि काबुल में ऐमन जवाहिरी को उन्होंने कत्ल कर दिया है, मार दिया है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उनकी एक वीडियो सामने आई है, रॉयटर्स ने खबर दी है। अभी यह मालूम नहीं है कि किस तारीख की ये रिकॉर्डिंग है, अभी पब्लिक में वो रिकॉर्डिंग आई नहीं है। हाँ, नहीं तो हम उसकी तफसील भी बताते। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये ट्रंप का क्या होगा? वो जो शोले वाली जबान में कहा जाता है कि अब क्या होगा तेरा कालिया, तो क्या होगा ट्रंप का? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। या तो ऐसा है कि वो दुकान लेकिन ये दवाए दिल बेचने वाला आदमी, एक तो दवाए दिल ये बेचता नहीं था। बहरहाल जो कुछ भी, ये कि इतनी आसानी से ये सनसेट में चला जाएगा, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये अब इसमें अपील कहाँ हो सकती है मुझे नहीं मालूम। मुझे ये इसका रिएक्शन उसके सपोर्टर्स का भी क्या होगा मुझे नहीं मालूम। क्या कोई एक रिएक्शन होगा, कोई उबाल आएगा? ना आएगा तो ये अंदाजा हो जाएगा भाई कि पब्लिक में अब वो सपोर्ट भैया की नहीं है जो कि पहले थी। तो अभी ये वेट एंड वॉच का मामला है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप अब ये इनका आखिरी पासा खेल चुके कि अभी इनके पास एक दो कार्ड्स जो छुपाए आस्तीन में बैठे हुए हैं जो कि ये खेलेंगे। लेकिन ये आसानी से जाने वाले, इतनी आसानी से, ये देखिए, ये एक अजीब और गरीब किस्सा है ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का। हालांकि ट्रंप का जाना कोई बहुत ही दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान
होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का अजीब रंग है। देखिए, अभी लूला साहब वापस आए हैं इलेक्शन जीत के, लेकिन उससे पहले उनको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया। उससे जुडिशरी से मिलके उनको निकाल दिया गया था नौकरी से। अब से 5 साल पहले, अब जीत के आए हैं, अब वो फिर प्रेसिडेंट बने इमरान खान को। अब इमरान खान का ये है कि रात तोशे खाने में जो बाहर के बैरूनी मुमालिक से लोग आके तोहफे देते हैं, वो तोहफे तहायफ तोशा खाना की जगह अंग्रेज छोड़ गए हैं, वो उसमें रख दिए जाते हैं ताकि उनको पर्सनल फायदा ना हो। यहाँ भी यही है। हालांकि यहाँ पे जितनी भी अच्छी विस्की आती है वो सब अक्सर और बेशतर लोग किसी न किसी बहाने इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी और तोशे खाने में अगर जेवरात हैं वगैरह, मेरे ख्याल में उसका लिहाज रखा जाता है, लिस्ट होती है। अब इसके ऊपर यानी मुकदमा इमरान पे ये है कि वो तोशे खाने में नहीं रखा उन्होंने, बल्कि उसका इस्तेमाल किया पार्टी के लिए। ये इसलिए सख्त समझ में नहीं आती बात, क्योंकि अगर एक चीज इमरान के बारे में वहां वाज़ेह है, वो ये कि वो ईमानदार आदमी है, किसी हद तक बेईमान नहीं है। और लेकिन अब यह है कि हर तरफ से उसको बांधा जा रहा है कि वो कैंडिडेट ना बने। कैंडिडेट, क्योंकि अगर इलेक्शन तक वो कैंडिडेट बन गया तो वो यकीनन जीत जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका के लिए ये यकीनन बेहतर है। इसका मुझे अंदाजा है कि ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या ये आखिरी खेल हो चुका है? क्योंकि उनको भी इसी तरह से बांधा गया है कि भाई इनको इधर से उधर से ये इलेक्शन ना लड़ने पाए। क्यों ना लड़ने पाए? इसलिए कि अगर ये लड़ेंगे हो सकता है कि ये जीत जाए, बस। लेकिन जो कैपिटल हिल, जिसको डेमोक्रेसी का मंदिर, टेंपल, जो भी आप कहें, वो माना जाता है, उस पर हमला, इतना खतरनाक हमला कि वाइस प्रेसिडेंट की जान पर सवाल ही नहीं उठता है। अब अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन इस बात को मान गई है और कोई अब इनके पास कोई चारा है नहीं। लेकिन उनका कैरेक्टर ये है कि वो आसानी से गिव इन नहीं करेंगे। अब वो गिव इन न करने की क्या तरकीबें, क्या उन्होंने आंकड़े लगाए हुए हैं, वो मुझे नहीं मालूम नहीं है, न किसी को। क्या आगे क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके हाथ पीछे, उनकी पीठ के पीछे दोनों हाथ उनके बांध दिए गए। अच्छा, ये जो दूसरी बात जिस पर हमें बात करनी है वो ये कि फरवरी में जो रूस की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन के नाम से जो जंग शुरू की गई थी यूक्रेन के खिलाफ, उसके बाद पहली बार वो वहां के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मुख्तलिफ लिबास में नजर आए हैं। नहीं तो उससे पहले एक खास एक टी शर्ट पहने हुए थे। ऐसा लगता था शायद वो उन्हें वक्त ही नहीं मिलता कपड़े भी बदलने का। लेकिन अब वो वॉशिंगटन गए और व्हाइट हाउस में जाकर के मिले प्रेसिडेंट से। सियासी तौर पर हालांकि अब से पहले अमेरिका मुसलसल मदद तो पहुंचा ही रहा था, और दूसरे मुल्क भी, और वर्चुअल मुलाकातें भी हो रही थी यूरोपियन लीडर्स से भी और अमेरिकन से भी। इस पर्सनल मुलाकात के क्या मानी है इस जंग के दौरान, जबकि एक तरफ ये भी बात आ चुकी है कि जंग बंद होने के लिए कहीं कोई खुद पुतिन ने भी कहा है कि जंग बंद करने के लिए बातचीत होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस वक्त जो मुलाकात है वो क्या है? 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अब देखिए $45 बिलियन अभी बाइडेन साहब ने फिर वादा किया है कि अब भेजेंगे, उसके असलहे होंगे और तमाम चीजें। 45 बिलियन कम कीमत नहीं होती है। लेकिन अब क्या जो सेनेट में कंट्रोल आ गया है कांग्रेस में इसका, रिपब्लिकन्स का, उन्होंने क्या वो भी इतनी आसानी से छोड़ देंगे इन पैसों को? तो एक पर्पस ये है कि उनको डायरेक्टली फेस टू फेस, ये जो नई कांग्रेस बनी है और नई सेनेट जो बनी है, फेस टू फेस
ज़ेलेंस्की साहब को देखें, उनकी अपील से खुद रिएक्ट करें। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि देखिए, अब ये जंग ताबद चलेगी, तो ताबद अमेरिका तो चाहता है कि ताबद रहे, क्योंकि उसका अगर किसी सूरत से कोई विक्टोरियस साइन अगर उसने न दिखा दिया तो फिर ये जंग अमेरिका हार गया, क्योंकि यूरोप के अंदर एक खलबली है। तमाम स्ट्रीट्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जितने भी ज्यादा प्राइस राइज के ऊपर हो सकते हैं, एनर्जी के ऊपर लोग, मुझे खुद आप टेलीफोन करिए, भाई वहां तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो कहते साहब 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। अब बताइए, ये कभी आपने सुना था कि लंदन में ये होगा? वो हो रहा है, तो उसको वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? तो लेकिन उसके बारे में चर्चा इतनी नहीं है। तो मीडिया का कंट्रोल अभी तक जारी है कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें है कि अभी अमेरिका को एक डील का पेश खेलते रहना चाहिए, ताकि देखिए खेल है क्या। अब ये तो सब जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, बदल चुका है, ये सब अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन है ये कि अगर आप देखें तो उनके जो इससे पहले रेगन के जमाने में जब स्टार वॉर्स का तस्करा चला था, स्टार वॉर्स क्या था? स्टार वॉर्स एक इतना एक्सपेंसिव जरिया था अपने आप को डिफेंड करने का अमेरिका के लिए, कि वो कॉस्ट सोवियत यूनियन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यानी इतनी कॉस्ट बढ़ा दो, क्योंकि अमेरिका के पास दौलत बहुत है, कॉस्ट इतनी बढ़ा दो कि वो गिर जाए। और यही हुआ। अब ये चाह रहे हैं कि भाई अभी नहीं गिरे, अभी इनकी ऑयल, इनकी गैस तमाम जगह बिक रही है, गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इनकी आमदनी बढ़ चुकी है। अब हम चाह रहे थे कि इनकी नाक जमीन में रगड़ दी जाए, हम ये चाह रहे थे कि ये खुद इनकी जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। वो कुछ नहीं हुआ, इनमें से कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो है कि भाई खर्चा तो हो ही रहा होगा। इतनी फौजों को आप जब फ्रंट के ऊपर रखे हुए हैं, तो इतना इनको खींचते जाओ ताकि, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, until the pips squeak, यानी जब तक कि इनकी सीटी न बोल जाए। तो वो सूरत हाल। लेकिन ये अमेरिका का नुक्ता नजर हो सकता है, ये यूरोप का यकीनन नहीं है। यूरोप में सख्त परेशानी है, और ये कि वो फंसे हुए हैं। ये नहीं, यूरोप की परेशानी क्या है कि वो ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न अलायंस को हमने छोड़ दिया, वो ये नहीं कह सकते कि हम वेस्टर्न अलायंस से अलग हो गए, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकन हेजेमनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या अभी हेजेमनी रहेगी? जाहिर है नहीं रहेगी, मेरा अंदाजा ये है। लेकिन यूरोप का ये है कि भाई क्या ये वेस्ट के हाथ से पावर जा रही है? देखिए, दो चीजें, अमेरिकन हेजेमनी एंड व्हाइट मैन रूलिंग। या भाई, तो यहाँ तो हम लोग तो जो ग्रो किए हैं ऑन उसकी नज़में, द व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई ये हमारा काम है इन लोगों को उठाना बोसीदगी से ऊपर। ये इस तरीके की शायरी भी हुई है। रडियार्ड किपलिंग वो एक वाहिद शायर नहीं है, कई। वी हैव द व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या है कि हम इन लोगों को अपने कंधों पे लेके उठाएं। तो वो जो है व्हाइट मैन का जो रोल है, जो कि 19वीं सेंचुरी से चल रहा है, बल्कि अभी हाल में मैक्रॉन ने कहा कि 300 साल हम लोगों की जो हेजेमनी, जो कंट्रोल रहा, अब वो खत्म हो रहा है। तो दो पहलू हैं, अमेरिका चाहता है हेजेमनी, यूरोप को ये अच्छा नहीं लग रहा कि गोरे के हाथ से जा रही है कुवत, तो इसलिए वो अभी चुप सिमटे हुए हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को कि बिजली नहीं है, इस बात को कि हीटर नहीं है, इस बात को कि अभी खाने के लिए टेबल पे जो चीजें आ रही हैं
वो इतनी महंगी हैं कि वो चीजेस खाने का बहुत शौक है फ्रांसीसी को, अब नहीं कम खा रहा है वो, क्योंकि चीज महंगी हो गई है। ये है ऐसा। तो वहां और दूसरे आपस में बहुत ज्यादा, यानी रूस, ये हमारे मैक्रोन साहब ये कह रहे हैं कि हमें रूस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूरोपियन सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर में। इधर शोल्स साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा झगड़ा रूस से है, हमको अमेरिका को इंटीग्रेट रखना है अपने इस आर्किटेक्चर में। अब देख लीजिए कि फ्रांस और जर्मनी दोनों में बिल्कुल सीधी सीधी अलग अलग डिविजन्स हैं। जर्मनी हमें अमेरिका के छत्र छाया में रहना है, फ्रांस हमें उनसे आजाद रहना है। फ्रांस हमेशा अमेरिका से किसी हद तक अलग रहने की सियासत उसकी रही है, वरना उसको अपने न्यूक्लियर डिटरेंट की जरूरत ही क्यों थी भाई। जब नेटो है, बर्तानिया के पास है, अमेरिका के पास है, नेटो के पास है, तो फ्रांस को अपने न्यूक्लियर डिटरेंट की क्या जरूरत है? वो यही है कि जब भी जरूरत है, ये बात चल रही है डिगॉल के जमाने से, एक फ्रांसीसी सेल्फ प्राइड जो कि अमेरिका से अलग, वो एक अलग चीज है। जर्मन्स का ये है कि वहां अमेरिकी फौजें हैं, जो कि एक उनका अग्रीमेंट है कि भाई आप देखिए उनके पास फौजी नहीं है। जापान और जर्मनी ये दोनों जो डिफीटेड एक्सेस पावर्स थे, उनसे ये हक ले लिया गया था कि वो फौज तैयार करें। अब धीरे धीरे उनसे कहा जा रहा नहीं साहब आप नेटो में आइए, तो बात कहीं से कहीं जा रही है। कहने का मतलब जी, मैं ये इसमें ये समझने की बात है जो आपने दो बातें इसमें बताई। एक तो ये कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो जा रही है, चली गई है। दूसरे गोरों का राज, जिसे सादा जबान में कहा जाए, वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों को भी बहुत नजदीक से देखा है। आप लंदन में मैं समझता हूँ काम भी किया है, अमेरिका में भी देखा है। तो अब वहां का जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में रिश्ता है, जो जाहिर है डेमोक्रेसी वाला रिश्ता है, तो वहां के लोगों में कितना रेजिस्ट करने की ताकत है कि वो सर्दियां गुजार लें, उसके बाद भी अमेरिका के साथ जुड़े रहें। क्या अभी एक जेलेंस्की का एक और बयान आया है जिसमें कहा है कि शायद रूस क्रिसमस के टाइम पर हमले कर सकता है। वो शायद बाकी मुल्कों की सपोर्ट लेने के लिए कहा है या ये हकीकत है, वो एक अलग एक चीज है। तो जो लोग अमेरिका के साथ अभी तक चिमटे हुए हैं, जिसमें आपने जर्मनी की बात कही, जाहिर है यूके का भी तकरीबन उसी तरह से अमेरिका के साथ जुड़ाव है। यूके का अलग है, यूके का तो उनका ब्लड रिलेशनशिप है। जी जी जी, तो दोनों एंग्लो सैक्सन एक दूसरे से उनका रिश्ता बनता है, स्पेशल रिलेशनशिप उसको कहते हैं वो। जी जी, बल्कि कुछ लोग स्पेशल जो ब्रेक्सिट हुआ है, जिसकी वजह से बर्तानिया ने एग्जिट किया है यूरोप से, उसका मकसद ये है कि भाई यूरोप को कमजोर करो और इस एक्सेस अलायंस को मजबूत करो, यानी जो बर्तानिया और अमेरिका के बीच में है। देखिए इसमें बहुत से खेल है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कितना प्रेशर होल्ड कर पाएंगे, कब तक जो अमेरिका के साथ जुड़े रहने का, कब तक? क्या लोग वहां की सर्दी एक कयामत है, मतलब यहाँ के लोग अगर जाकर के सोचें और खिड़की खोल करके बाहर बर्फ ही बर्फ नजर आता है, तो ऐसे मुल्क में वो वहां के अवाम अपनी सरकारों के प्रो अमेरिका रवैये को कब तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल सवाल बहुत ही जायज है, क्योंकि ये लोगों की मंशा के खिलाफ हो रहा है। अब ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गोरे के हाथ से काले के हाथ में चली जाएगी, इसको ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमारी टेबल पर रोटी नहीं है, हमारे यहाँ आलू नहीं है, हमारे यहाँ ब्रेड नहीं है, हमारे दूध महंगा हो गया।
ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी और सारी मुसीबतों के बावजूद कभी भी ये कह दिया जाता है कि मुसलमान आपके लिए खतरा हैं या दूसरे और चीजें, तो वो किसी हद तक यही है, जज्बाती इश्यूज में एक तरह से अटका करके सपोर्ट बाकी रखना, किसी हद तक यही है। हाँ, किसी हद तक यही है कि एक जज्बाती मामला है। और ये देखिए बहुत ही अजीब सी बात है भाई, रूस से तुमको सारी गैस मिल रही थी, लेकिन अमेरिका को यह बात बर्दाश्त नहीं है कि यूरोप रूस के कंट्रोल में रहे, तो रूस के कंट्रोल से यूरोप को हटाओ। उसके नतीजे में क्या होगा? यह होगा कि रूस अपनी गैस यूरोप को नहीं बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा तो उसका नुकसान होगा। वो नहीं हुआ क्योंकि वो गैस और जगह और कीमतों पे बिक गई। और दूसरी चीज ये थी कि यूरोप जो है वो इस पूरे यानी बर्दाश्त कर रहा है कि साहब गैस उन्होंने बंद कर दी, हम बर्दाश्त किए हुए। अभी तक हमारी समझ में तो काज़मी साहब ये आया था कि जब पहली जंगे अजीम खत्म हुई है उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कि कहते हैं वारसाई ट्रीटी। वारसाई एक पैलेस है पेरिस के बाहर, वारसाई ट्रीटी। वो ट्रीटी के टर्म्स इतने ह्यूमिलिएटिंग थे जर्मन्स के लिए कि ये कहा जाता है, बड़े बड़े हिस्टोरियन टॉयनबी ऐसे ये कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बीज पहली जंग अजीम के कंक्लूजन में थे। यानी आपने नाक इतनी रगड़ दी थी जर्मन्स की कि वहां एक जर्मन नेशनलिज्म खड़ी हुई। हिटलर ने उसको सोशलिस्ट नाम यकीनन दिया, लेकिन वो थी कुछ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। तो अगर वारसाई ट्रीटी के खिलाफ मेरे समझ में ये बात नहीं आती। अगर वारसाई ट्रीटी के टॉयनबी के समझ में तो आ गई, उसके खिलाफ आप एक रिएक्शन हो गया जर्मनी के अंदर, साहब ये गैस आ रही है इसको रोको। बल्कि बाइडेन आपने वहां अनाउंस कर दिया कि देयर विल बी नो नॉर्थ स्ट्रीम 2। भाई नॉर्थ स्ट्रीम तो रूस इनको भेज रहा है। ये अभी ये कब तक किस वक्त तक ये हुकूमतों के हाथ में है और किस वक्त ये जनता के पास चला जाए। मेरे ख्याल में अभी जनता की आवाज इसमें सुनाई दे नहीं रही है। अभी डिपेंड कर रहे हैं उन हुकूमतों पे जो कि पहले मैंडेट लेके सरकार में बैठे हुए हैं। और वो जो आवाज नहीं आ रही उसमें वो कॉर्पोरेट मीडिया का बड़ा रोल है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखेंगे कि ये जब सेटल हो जाएगा मामला, चाहे ये 2 साल में हो या 5 साल में या 10 साल में, मीडिया का रोल एक चीज है जिसके ऊपर एक नजर डाली जाएगी और मीडिया बदलेगा। मीडिया बदलेगा, ये बहुत ही अहम है। अच्छा, मुझे उसमें आपके व्यूअर्स को एक बात बता दूं। हाँ, मैंने एक मजमून लिखा, वो हमारे मज़ामीन जो है पता नहीं कैसे मॉस्को में लोगों ने देख लिए। मॉस्को में वो पहुंचा दिए गए क्रेमलिन में। क्रेमलिन में जो पुतिन के ये अपने, मैं खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाह रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किस्सा सुना रहा हूँ, शायद आपके सामईन को दिलचस्प लगे। उनके एक एडवाइजर थे फदईन, वैलेरी फदईन, उनके एडवाइजर हैं मीडिया और कम्युनिकेशन वगैरह पे। उन्होंने उनके दफ्तर ने मुझसे राब्ता कायम किया कि साहब आप जो लिख रहे हैं तो और तो कोई नहीं लिख रहा, तो मतलब ये कि आपकी नजर है। फिर मेरा उनसे टेलीफोन पे बात हुई और मैंने उनका इंटरव्यू किया है इसी जूम पे, बल्कि शायद थोड़ा बहुत हमारे हमने अपने चैनल पे दिखाया था सर, वो आपकी ठीक है। क्या था वो, ये क्या है, वो बात ये कर रहे हैं कि इस मामले को ठहर जाने दो, हम लोगों को मीडिया को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही विपता में ईरान भी है। ईरान वाले वहां के लोगों ने मुझसे बताया है, मुझसे
कि भाई एक मामले में ये हमसे बहुत आगे है, इनका मीडिया पे इनका बहुत ऑर्गेनाइज है, हालांकि उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन इन्होंने मीडिया की तरफ नजर नहीं की है। ये एक आप देखेंगे कि ये जब खत्म हो और उसके बाद मीडिया पे एक नजर आएगी, और तब धीरे धीरे हिंदुस्तान के मीडिया पे भी आएगी, जो कि अब भी इस हालात में भी, यानी एनडीटीवी में एक प्रोग्राम बाकायदा होता है जो कि बीबीसी करती है। यानी अब बीबीसी हिंदुस्तान के उस नेटवर्क पे जिसको कि अडानी साहब ने अभी लिया है, उस पे बीबीसी ऑलरेडी अपने सिग्नेचर के नीचे एक प्रोग्राम करती है। अब ये क्या है भाई, हमारे तो समझ में नहीं आता। जी, मैं अपने दर्शकों को अक्सर बताता हूं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब जिस तरह से हम अपने मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं और वो मशहूर हो गया है, तकरीबन वो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है जो अपनी अपनी सरकारों के लिए काम करता है। वो बात बहुत ही अब तक काफी हद तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब अफगानिस्तान पर हम चलते हैं। तालिबान ने जो यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई, मैं देख रहा था कि ऐसी बेहतरीन, यानी अच्छी तस्वीरें, बच्चियों के पढ़ने की कोशिश, और कहीं कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं लड़कियों की तरफ से। उन लड़कियों को तालीम से दूर रख करके क्या ये कोई इस्लाम की खिदमत हो जाएगी कि इन लड़कियों की जो औलादें होंगी उन्हें वो ना पढ़ा सके? ये तो बहुत लंबा आगे तक का प्रोजेक्ट लग रहा है। देखिए, ये चीजें जो हैं ये बड़ी इन्फेक्शस होती हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान के मोहल्ले में एक मुल्क है जिसको ईरान कहते हैं। ईरान बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग, एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन उसका हामी है। वहां पे एक अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब मुझे हाल मालूम नहीं लेटेस्ट हालात क्या है, वो इस बात पे है कि वहां की कुछ खवातीन ने हिजाब को गोया एक बहाना बना के एक प्रोटेस्ट किया गया, वो फैला। अब नेबरिंग अफगानिस्तान में अगर हिजाब एक इशू है ईरान में, तो अफगानिस्तान तो अगर वो सोने पे सुहागा होगा। यानी हम अगर वहां पे ये इशू है तो हम उसको कैसे उससे अलग हट जाएं। एक तो ये पहलू है कि उसका असर यहाँ होगा। दूसरा ये कि तालिबान की सोच यही रही है। भाई तालिबान की सोच वही है जो कि मुजाहिदीन की सोच थी। मुजाहिदीन किसने बनाया? मुजाहिदीन के बनाने वाले अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, यही तीन थे। वही म्यूटेट होके अब तालिबान बन के आया है काबुल में। अब उसको कोई न वो जिंदा है न मरा है, कोई सबकी एम्बेसीज वहां खुल गई हैं, लेकिन कोई उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो रिकग्नाइज करेगा तो वो गोया एक पश्तून सरकार को रिकग्नाइज कर लेगा। पश्तून सरकार का मतलब ये हुआ कि ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक एक जो खित्ता है, पश्तूनिस्तान जिसे कहते हैं नोशनली, ये फिर एक वो इशू बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं एक वाकया आपको और बता दूं कि मैं अपने एक फेज में खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, उनका मैं प्रेस सेक्रेटरी था। मैंने उनके साथ साल भर हिंदुस्तान का दौरा किया। जब उनकी मौत होने लगी और उनको ये लगा कि अब ये जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने खानदान को चारसद्दा एक जगह है पेशावर के करीब, वहां उनका मकान है, वहां सबको इकट्ठा किया। वो कहा कि देखो बच्चों, अब हम जा रहे हैं, हमें जलालाबाद में दफन करना। अरे बाबा, यहाँ पे कई पुश्तों से हमारे बुजुर्ग सब यहीं दफन हैं, ये आपने क्या छेड़ दिया? क्यों परेशान कर रहे हैं आप पूरे कुनबे को और पूरे अपने कबीले को
कि अब आप जलालाबाद में करेंगे दफन। तो कहने लगे तुम लोग बात समझते नहीं हो, एक दिन ये पूरा इलाका एक होगा। यानी उनकी अगर बादशाह खां के हामी आप लोग हैं और उनकी बात को आप समझते हैं तो वो यूनिफाइड पश्तूनिस्तान के हक में हमेशा से थे। एक पश्तून मुल्क होगा और जो कि पंजाब से अलग होगा। पंजाब से उनको ये चीज थी। तो ये चीजें दबी हुई हैं। अगर बहुत देर तक अफगानिस्तान का मामला ऐसे ही दबा रहा, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि उनके कोई 70 सफीर चारों तरफ मारे मारे घूम रहे हैं और उनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो झंडा फहरा रहे हैं गनी साहब का, वो गनी जो कि एक हेलीकॉप्टर में डॉलर लेके चले गए और सुना जाता है कि वो यूएई में रहते हैं। तो एक अजीब अफरा तफरी है। इस बीच में उन्होंने ये किया है कि भाई सुनो, तुम हमारे साथ जो रवैया कर रहे हो हम देख रहे हैं, हमारा जो जी चाहेगा अब हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ना आओ देखा रहता हो। उन्होंने लड़कों की तालीम बंद कर दी। ये उनकी मानसियत है, ये उनकी थिंकिंग है, ये उनका मेंटल मेकअप है। क्या किया जाए। मुझे 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 इस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान का आपने जिक्र किया, उनका एक लेटर जो बंगला प्रेस में छपा था, सुभाष चंद्र बोस के घर वालों को उन्होंने लिखा था शायद 70 की दहाई में, और उसमें यह कहा था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो हमें ना भूलें, हमसे वादे तो ये किए गए थे लेकिन हमें भूल गया भारत। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज थी। मुझे नहीं मालूम कि वो आपकी नजर में है या नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के किसी शख्स को उन्होंने लिखा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं इस पर जो ऐमन ज़वाहिरी के जो तालिबान के जो अलकायदा के इस वक्त के, यानी जब अगर वो नहीं मरे तो सबसे बड़े लीडर, और अगर मर गए तो उनके बाद किसी और का नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है। अब एक खबर आ रही है, रॉयटर्स ने काहिरा से लिखी है कि उनकी एक ताजा वीडियो आई है, लेकिन उसकी तारीख मालूम नहीं है कि कब की रिकॉर्डिंग है। तालिबान ने अब तक भी काबुल में ऐमन ज़वाहिरी के मरने को कंफर्म नहीं किया है। तो ये एक जमाने में हमने वो एक खेल देखा था, कई बार देखा, मसलन इन्हीं के जो अलकायदा के जो लीडर थे जो बाद में एबटाबाद में मारे गए, ओसामा बिन लादेन, उनके बारे में भी कई बार खबरें चली थी, मर गए नहीं मरे। इसी तरह से इस किस्म की खबरें बगदादी के बारे में भी आती हैं कभी कभी, इस्लामिक स्टेट मौसुल में जो इस्लामिक स्टेट का ऐलान किया था। तो ये किस किस्म का होता है? ये डेड बॉडी तो दिखाते नहीं और ऐलान कर देते हैं, ये क्या है? मतलब इसमें साहब वो एक खिड़की पे बैठे हुए, काबुल के शहर के बीचों बीच खिड़की पे बैठे हुए खुशगवार मौसम को मजा लुत्फ अंदोज हो रहे थे ज़वाहिरी साहब, जबकि एक मिसाइल आई और उनको मार के चली गई। अब उसके बाद एक हुल्लड़ हुआ, हंगामा हुआ। अरे भाई, वो बॉडी कहीं होगी, उसकी तस्वीर कहीं होगी, ये सब नहीं दिखा रहे हैं, ना तालिबान उसको दिखाने के लिए तैयार है। अगर नहीं, तालिबान कुछ कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमने अनाउंस तो नहीं किया कि वो मर गए, और ना ये अरे भाई कहीं बॉडी है, बॉडी की तस्वीर हमको दिखा दो तो हमें यकीन हो जाए। वो एक लीगल टर्म है हेबियस कॉर्पस, शो मी द बॉडी, वो है ही नहीं। तो अब इसके ऊपर जितनी भी उड़ाई जा सकती है वो उड़ाई जाए। ये इसमें क्या खेल है कि अभी तक तो ज़वाहिरी के मर जाने से फायदा था, अब ज़वाहिरी को रिवाइव करने में किसका फायदा है मैं नहीं जानता साहब। ये इनका कहा ये आप समझे और खुदा समझे, ज़बान मीर समझे और कलाम मिर्जा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे और खुदा समझे। जी, वो बहुत ही दिलचस्प है। आपने बहुत सी चीजें बताई। मैं अपने दर्शकों को एक दो चीजें याद दिला दूं कि एक जमाने में जब ओसामा बिन लादेन की वीडियो ऑडियो आती थी तो वो दुनिया में किसी मीडिया को नहीं मिलती थी, सिर्फ अल जजीरा को मिलती थी।
जो दोहा में है, और उनसे पैदल की दूरी पर अमेरिकी फौजी छावनी है। तो ये क्या तमाशा था। और अब क्या कुछ तालिबान के और अमेरिकन के बीच में दोहा में तय हुआ है, उस पर कुछ अमल हो रहा है, क्या कुछ है, ये सब चीजें शायद आने वाले वक्त में पता चलेंगी। किन किन चीजों में अंडरस्टैंडिंग है, क्यों, कौन, क्या क्या, किसके रोल तय हुए हैं, ये कहीं दुनिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत से कई अहम इश्यूज पर आपने बात की, और मैं समझता हूं वो हमारे अपने लिए, देखने वालों के लिए, सभी के लिए बहुत सी उसमें नई इंफॉर्मेशन है। खासतौर पर जो आपने अमेरिका और उसकी बात बताई, जो ज़ेलेंस्की अमेरिका गए हैं, और उसके अलावा उनका क्या होगा, ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर आगे क्या होगा, वो भी एक शक के दायरे में आ गया। और अफगानिस्तान में क्या कुछ है, तालीम से क्यों लड़कियों को रखा जा रहा है, वो किस प्लान का हिस्सा है, वो सारी चीजें बहरहाल हमें आने वाले वक्त में भी मालूम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।